जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पहले अध्याय का हमारे आसपास के पदार्थ का ये चौथा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम वाष्पीकरण को समझेंगे और बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उनके हल को भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें समझना है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है भाई? वाष्पीकरण, पानी रखा हुआ है, उसमें आग लगा दो और वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। तो यह सतह पर होने वाली अभिक्रिया है। वाष्पीकरण कहाँ पे होता है? पानी रखा हो तो आप देखे हो, जैसे ही चूल्हा जलता है थोड़ी देर बाद ही भाप कहाँ पे? उसकी सतह पे, पानी के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। तो यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ के में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक, अभी पानी उबला नहीं है, ठीक है, उबलने से पहले ही, जैसे ही आप पानी रखो, जैसे चूल्हे पे रख दिया, आग आपने जला दिया, आग जलाने के 1 या 2 मिनट बाद आप देखोगे तो भाप बनना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ऊपर पर, पानी के सतह के ऊपर। तो अभी क्या हुआ? अभी पानी उबला नहीं है, फिर भी भाप बनना शुरू हो गई। तो क्वथनांक के पहले ही, क्वथनांक अभी नहीं आया, मतलब अभी बॉइलिंग नहीं हुआ, उसके पहले ही भाप बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण समझ लिया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण किन किन चीजों से प्रभावित होती है? ठीक है, मान लो एक आप रख दिया, भगोने में पानी रखा है, ठीक है, 1 लीटर आपने रखा है कड़ाही में पानी, और दोनों चूल्हे में बराबर आग लगाई है, जला दिया है। ठीक है, तो किसका पानी सबसे पहले वाष्पीकृत हो जाएगा? पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जवाब है इसका कढ़ाई का पानी। कढ़ाई का पानी क्यों भाई? ठीक है, कढ़ाई का पानी इसलिए क्योंकि कढ़ाई का जो पानी रखा, उसकी जो सरफेस है, वो जो सतह है, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये वाष्पीकरण कहाँ पे हो रहा है? क्षेत्रफल पे होता है, उसकी सतह के ऊपर होगा। भाई जिसकी सतह ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा वाष्पीकरण होगा। और भगोना का है, भगोना क्या होता है? ऐसे सिलेंडर शेप में रहता है, तो उसकी क्या होगी? सतह कम ही रहेगी, तो उसमें कम वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो पहला इसका कारक लिख लेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा क्या है भाई? एक में पानी रखा है 1 लीटर, दूसरे में भी रखा है। एक का तापमान, उसमें जो चूल्हा जल रहा है बहुत तेजी से जल रहा है, दूसरे का धीमा जल रहा है, तो किसका वाष्पीकरण जल्दी होगा? जिसमें ज्यादा तेज आग लगी हुई है। ठीक है, तो यानी कि तापमान, जिसका तापमान ज्यादा रहेगा उसका जल्दी वाष्पीकृत होगा। तीसरा आर्द्रता। आर्द्रता, इसको मॉइस्चर कहते हैं, नमी। ठीक है, तो जिसमें कम नमी रहेगी वो जल्दी वाष्पीकृत होगा, जिसमें ज्यादा रहेगी वो देर में वाष्पीकृत होगा। ठीक है, और चौथा है वायु की गति। जहां पे ये चूल्हे को जलाया गया वहां पे अगर हवा चल रही है, ठीक है, एक चूल्हे को रखा गया बाहर, गैस लगी है, आग जल रही है, तो उसमें वाष्पीकरण जो होगा, और एक को रखा गया है अंदर कमरे में, वहां पे उसको जलाया गया है और उसमें वाष्पीकरण हो रहा है, तो किसका जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा? जो बाहर है, क्योंकि वो गैस वाष्प बन के ऊपर आएगी और हवा उसको जल्दी जल्दी बाहर फेंकती जाएगी। तो ये 4 इसके प्रभावित करने वाले कारक हो गए। वाष्पीकरण से शीलता। ठीक है, वाष्पीकरण, जब पानी का इवेपोरेशन, वाष्पीकरण हो जाता है, तो वहां पे ठंडक आ जाती है। ये कैसे आती है, क्या होती है? ध्यान से समझना। जैसे फ्री आपका कूलर होता है, कूलर ठंडी हवा क्यों देता है? वाष्पीकरण की शीलता के कारण देता है। कैसे? गर्मियों के दिन में ही ठंडा पानी, ठंडी हवा देगा कूलर। ठीक है, क्या करते हैं? ठंडी कूलर के अंदर पंखा चल रहा होता है और उसकी जालियां होती है, उसके ऊपर पानी बह रहा होता है। ठीक है, पंखा क्या करता है? बाहर से गरम गरम हवा को खींचता है जालियों के जरिए। ठीक है, गरम हवा आ रही है, मतलब उसमें ऊष्मा भी है, तापमान भी है। तापमान है, वो जैसे ही पानी के संपर्क में आती है, ठीक है, गर्म हवा है, पानी के संपर्क में आई, क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। भाप बन के जब पानी उड़ता है तो वो क्या करता है? अपने आसपास की ऊष्मा को भी अवशोषित करके उड़ जाता है। ठीक है, मतलब मान लो मेरे हथेली पे पानी है, यहां से वो उड़ेगा तो मेरी इतनी दूर हथेली का जो ऊष्मा था, जो गर्मी थी, उसको भी सोख के उड़ेगा, और उतनी दूर मेरी हथेली क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इसीलिए जब गर्म हवा आती है, वो क्या करती है? पानी से टकराती है, पानी को भाप बना के ले जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां का तापमान ठंडा हो जाता है, और इसीलिए हमें कूलर ठंडी हवा देती है। ठीक है, इसी तरीके से पेड़ पौधों के नीचे भी ठंडक रहती है, बाकी जगह ज्यादा गर्मी रहती है। गर्मियों में पेड़ के नीचे क्यों ठंडक रहती है भाई? पेड़ की पत्तियों के ऊपर भी क्या होता है? वाष्पीकरण होता रहता है, पत्तियों पे पानी आता रहता है, पानी हवा भाप बन के उड़ता रहता है, और वहां का तापमान क्या करता है? ऊष्मा, वहां की गर्मी को भी लेके उड़ जाता है, इसलिए पेड़ के आसपास भी ठंडक रहती है। ठीक है, अच्छा, वाष्पीकरण से शीलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा
अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने वाष्पीकरण के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद फिर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी समझते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? गर्मी शुष्क दिनों में, सूखे के दिनों में मतलब कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? तो इसका वही अभी रीजन जो बताया, गर्म व शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है। ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता मतलब नमी, जो हवा में नमी है वो क्या रहती है? कम रहती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब वाष्पीकरण बहुत जल्दी जल्दी, गर्म हवा आ रही है, ठंडे पानी में लग रही है, जो भी पानी है कूलर का उसमें लग रही है, वो भाप बन के उड़ जा रही है, ऊर्जा ऊष्मा को लेके उड़ जा रही है, तो वो ठंडा करता रहता है। वाष्पीकरण बढ़ जाती है, वाष्पीकरण के कारण कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? घड़े के साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखो, घड़ा जो होता है मिट्टी का, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, घड़े के अंदर हमने पानी भर दिया, पानी क्या करता है, उन छिद्र के माध्यम से घड़े की सतह पर आ जाता है। सीलन रहती है ना घड़े के चारों तरफ। ठीक है, अब सतह पे, जब उस सतह पे गरम गरम हवाएं लगेंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सतह से पानी उड़ना शुरू होगा वाष्प बन के। जब वाष्प बन के उड़ेगा तो क्या करेगा, वो सतह की जो भी गर्मी है उसको भी अवशोषित करके उड़ेगा। ठीक है, तो अब गर्मी उसकी ले गया तो सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई। और जब सतह ठंडी हो गई तो सतह मटके के अंदर जो पानी है वो भी ठंडा हो जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, घड़े में बहुत अधिक संख्या में रोम छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रोम छिद्र बोल रहे हैं, जिनमें पानी बाहर निकलता रहता है। बाहर निकलते हुए पानी जल घड़े से ऊष्मा लेकर लगातार वाष्पीकृत होता रहता है और घड़े से ऊष्मा के त्याग के कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, तीसरा दिया गया है, एसीटेन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जब भी कभी आपके हथेली पर अगर पेट्रोल पड़ा हो तो बहुत ठंडक लगता है, क्यों? देखो, पेट्रोल जैसे ही आपके हथेली पड़ता है वो वाष्पीकृत बहुत तेजी से होता है। ठीक है, वो भाप बन के उड़ जाता है, और जब वो भी भाप बन के उड़ता है तो वो भी आपकी हथेली का जो तापमान है उसको अवशोषित करके उड़ता है। तो जब आपकी हथेली का तापमान वो ले गया तो आपकी हथेली तो ठंडी लगेगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर यह हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत होती हैं। हथेली से ऊर्जा कम होने के कारण हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, चौथा दिया गया है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? ठीक है, चाय हम जब पीते हैं, मान लो कप में रखा है तो वो ठंडी होने में समय लेती है, और अगर प्लेट में हम डालते हैं वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ठीक है, क्योंकि भाप बन के वाष्पीकरण किस में ज़्यादा होगा, प्लेट में या कप में? तो प्लेट का जो है क्षेत्र वो क्या है, ज़्यादा है, वाष्पीकरण वहाँ पे ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो वो ज़्यादा ऊष्मा उसकी निकल जाएगी, हीट एनर्जी निकल जाएगी, तो वो ज़्यादा ठंडी होगी। और कप क्या है भाई, ऐसे कुल्हड़ है छोटा सा, उसमें क्या है, उसका क्षेत्रफल, उसकी सतह क्या है, कम है, तो वहाँ पे कम वाष्पीकरण हो पाता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। तो इसमें लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप की अपेक्षा प्लेट का सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण प्लेट से वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। अधिक वाष्पीकरण का कारण प्लेट में रखा चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे हम आसानी से पी लेते हैं। पांचवा दिया गया है, गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो कपड़े अब किस तरह के पहनो गर्मी में कि हमें ठंडक मिले? ऐसा कपड़ा हो जिसमें क्या हो, जो आपका पसीना है वो फटक से उसकी सतह से वाष्पीकरण हो पाए। तो सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा क्या करता है, पानी को बहुत जल्दी से अवशोषित करता है, सूखता है, और वो जैसे ही आपकी बॉडी में पसीना है वो क्या करेगा, सतह पे ला दिया, सतह पे आते ही पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होगा मतलब वो हीट ऊष्मा को, तापमान को लेके उड़ जाएगा और आपकी बॉडी क्या करेगी, ठंडा फील करेगी, ठंडा लगेगा। तो इसमें लिखेंगे, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े जल्दी हमारे शरीर से पसीने को अवशोषित करके बाहरी वातावरण के संपर्क में लाते हैं, जिससे पसीना हमारे शरीर से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है और हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है। तो ठीक है, ये इसका हो गया पांचवें का जवाब। इस तरीके से आपके जो हम चैप्टर पढ़ते बीच बीच में जो प्रश्न आ रहे थे हमने उसको सारा कर लिया। अब आपका पाठ के लास्ट में जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो बचा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ से आप उसको भी जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।